गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल आपको ये बता दिया था कंसेप्ट्स का मतलब क्या होता है और किसी भी अगर हम मतलब बात करें, अगर संप्रत्यय की बात करें तो उसको समझने और अर्थ में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो कल मैंने आपको बता दिया था किसी भी कंसेप्ट में या फिर किसी भी संप्रत्यय में उनका उसका नाम होना चाहिए, एग्जाम्पल्स, उसके गुण, उसके वैल्यूज़ और उसके नियम, रूल्स वगैरह ये सब होना ज़रूरी है, तभी हम किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ पाते हैं। इंग्लिश में कंसेप्ट वर्ड बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ईजी लगता है सुनने में, क्योंकि हमने मेनली कंसेप्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स के। कंसेप्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो दो तरीके के कंसेप्ट्स होते हैं, एक होता है आपका आर्टिफिशियल कंसेप्ट्स, एक होता है आपके नेचुरल यानी कि कैटेगराइज्ड। सही है। कृत्रिम संप्रत्यय में नाम से पता लग रहा है ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है यानी कि नेचुरल चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी, नियमबद्ध चीज़ें होंगी, रूल्स के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को देखेंगे, नेचुरल वे में नहीं देख पाएंगे। कह रहे हैं कृत्रिम संप्रत्यय वे होते हैं जो सुपरिभाषित होते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है जिनकी विशेषताएं या फिर जिनकी परिभाषाएं काफ़ी क्लियरली गिवन होती हैं। सही है। उनकी विशेषताओं को जोड़ने वाले नियम परिशुद्ध और कठोर होते हैं। अगर हम बात करें एक सुपरिभाषित संप्रत्यय में संप्रत्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषताएं अकेले आवश्यक और विशेषताओं के साथ मिलकर पर्याप्त होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कोई ऐसा संप्रत्यय यानी कि ऐसा कंसेप्ट जो कि क्या है आर्टिफिशियल है, तो वो केवल रूल्स के बेसिस पर चलेगा, केवल विशेषताओं के बेसिस पर चलेगा, केवल उसके अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जो कि अच्छी हैं, जो कि गुड हैं, जो बहुत ईजिली समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन उसका जो पूरा नेचर होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा होता है आपका बेटा स्वाभाविक संप्रत्यय यानी कि नेचुरल कंसेप्ट। नेचुरल कंसेप्ट क्या होते हैं, जैसे जो हमें हमारे रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। टूल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, मकान हो गया। सही है। ऐसी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी नेचुरल कंसेप्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही हैं, हमारे सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें। सही है बेटा। तरीके से स्वाभाविक वाला बेटा इसी तरीके से होगा। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्वाभाविक संप्रत्यय श्रेणियाँ अक्सर ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं होती। नेचुरल कंसेप्ट्स को ना हम इजीली अच्छे तरीके से जो है परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर किसी रूल के बेसिस पर नहीं होता, नियमबद्ध नहीं होता। सही है। परिशुद्ध नियम नहीं होते इसके अंदर। नियम चेंज हो सकते हैं क्योंकि नेचर भी चेंज होता है। अगर हम देखें हमारी प्रकृति भी चेंज होती है, तो प्रकृति अगर चेंज हो रही है उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे कंसेप्ट्स के अंदर भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। जैसे अगर हम बात करें लाइटनिंग के बारे में, हम बारिश के बारे में बात करें, तो उसका कोई पर्टिकुलर एक डेफिनेशन नहीं है जी बारिश का मतलब ही क्या है, बारिश आती क्यों है, पर्टिकुलर एक कंसेप्ट नहीं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक वर्ग है, उसका उदाहरण ले लो, तो ये एक सुपरिभाषित प्रत्यय है। हम वर्ग के बारे में सब कुछ जानते हैं, स्क्वायर के बारे में पर्टिकुलर कुछ फीचर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन नेचुरल वाले में ऐसी चीज़ें नहीं होती। सही है। अगर मैं बात करूँ जंगलों की, प्रकृति की बात करूँ, हवा के बारे में बात करूँ, तो केवल एक कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट है और ये टाइम टू टाइम हर चीज़ पर बेसिस होने पर चेंज भी किए जा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रत्ययों को क्या करती हैं, परिभाषित यानी कि प्रभाव डालती हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। कॉमन सेंस की बात है। कह रहे हैं बालकों के प्रत्ययों का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से परिपक्व होने पर ही होता है। हमारी जो कंसेप्ट्स की डेवलपमेंट होती है, जो कंसेप्ट का कंस्ट्रक्शन होता है हमारे माइंड के अंदर, वो एज के साथ होता है। जब हम मैच्योर होंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। सीखने के अवसर हमें मिलने चाहिए। सामाजिक वातावरण है वो भी हमें क्या करता है, इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं। अब मान लो हम ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, हम फैमिली प्रॉब्लम से ही जो है रिलेट कर रहे हैं, हम हमारे समाज के वातावरण को ही नहीं समझ पा रहे, तो हम किसी भी सामाजिक तत्व को या फिर समाज से रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट को किस तरीके से समझ पाएंगे, वो तो कहीं ना कहीं हम पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो उस चीज़ पर भी हमें बताना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास भी इफेक्ट डालता है भाई। किसी कंसेप्ट को समझने के लिए आपका ज्ञान का विस्तार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संज्ञानात्मक आपका विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये किसी भी बच्चे के अंदर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने में कैसा रहेगा, आपका पीछे ही रहेगा। सही है। आगे नहीं आ सकता, उसको कंसेप्ट क्लियरली समझ में नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं ज्ञानात्मक विकास पर पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें मेनली कंसेप्ट को समझने में, हमारा ज्ञानात्मक विकास ही, अगर हम किसी कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं यानी कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, दिमाग से हम कुछ सोच पा रहे हैं, तभी तो कंसेप्ट को डेवलप कर पाएंगे, अपने अंदर निर्माण कर पाएंगे उनका। तो ये जो निर्माण हम कर रहे हैं ना चीज़ों का बेटा, वही ज्ञानात्मक विकास है। तो इसका पर्यावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मान लो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम किस जगह से रिलेट कर रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम किस जगह पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये सभी तो डिपेंड करवाएंगे ना कि हम कितनी क्षमताओं से लिंक्ड हैं, हमारी एबिलिटीज़ कितनी एडवांस हो रही हैं, कितनी ज़्यादा निखर के आ रहे हैं या फिर कितनी बेकार होती चली जा रही हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल माता पिता का अध्यापकों को बालकों के उचित विकास के लिए अनुकूल जो है वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में मैं अगर तुम्हें सिर्फ क्लास में बैठा कर ही कुछ पढ़ा दूँ, है ना, चाहे कितने अच्छा क्यों ना पढ़ा दूँ, लेकिन अगर आप अपने घर पर जाकर उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, या आप अपने घर की टेंशनों में इतना ज़्यादा परेशान हो, माता पिता आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे जहाँ पर आपका ज्ञान का विकास हो सकता है, तो उस केस में क्या है,
किसी भी कंसेप्ट का कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं ना आपके अंदर, कि जो है आपका संप्रत्यय का निर्माण ही नहीं हो पाएगा आपके सोच के अंदर, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट्स क्लियर हो ही नहीं पाएंगे। वो कंसेप्ट्स हमें कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से ही जोड़ते हैं, और रियल लाइफ के ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं हमारी चीज़ों में रोड़ा पैदा करने के लिए। सेंस ऑर्गन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ दोषपूर्ण है, मतलब कहीं ना कहीं सेंस ऑर्गन में हमारे डिसेबिलिटीज़ हैं, सही है, सेंसेस काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो कंसेप्चुअल चीज़ें भी हमें समझ नहीं आएंगी। फिर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, हमारी बौद्धिक क्षमता है, सही है, हम इस चीज़ में सक्षम है या नहीं है कि हम किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, किसी चीज़ को सामान्य ढंग से कितना अच्छे तरीके से देख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट होता है आपका तर्क करना, यानी कि कितना अच्छा हम रीजनिंग दे पा रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारा कैसा है, सही है। 7th जो पॉइंट है वो यही है, थिंकिंग प्रोसेस। भाई चिंतन भी तो होना चाहिए। आप किसी के प्रति अगर कंसेप्ट को डेवलप करा रहे हो, मैं कोई कंसेप्ट आपको अगर सिखाना चाहती हूँ तो तर्क होना चाहिए ना, रीजनिंग होना चाहिए ना आपके अंदर उस चीज़ की थिंकिंग भी होनी चाहिए। अगर थिंकिंग नहीं है तो उस कंसेप्ट के प्रति आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा बेटा, निर्माण ही नहीं होगा, संप्रत्यय बनेगा ही नहीं आपके दिमाग में, किसी भी तरीके का संप्रत्यय का संगठन नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाएगा, आप किसी भी कंसेप्ट को क्लियरली नहीं समझ पाओगे, सही है। तो ये चीज़ें जो है ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स के डेवलपमेंट में, कंसेप्ट्स के निर्माण में हेल्प करते हैं, समझने में इन चीज़ों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सही है जी बेटे। तो यही पढ़ना है, संज्ञान में व्यक्तिगत और सामाजिक संस्कृति का क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना और इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। सिंपल सा नाम पता लग रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान जैसा नहीं हो सकता। अगर 100 लोग क्लास में प्रेजेंट है तो 100 के 100 लोग एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, अलग होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ ये ज़रूर है कि हमारी आँख, नाक, कान, पैर, हाथ एक जैसे हैं, 2 ही पैर हैं तो 2 ही दूसरे के पैर हैं, 2 हमारे हाथ है तो 2 हाथ दूसरे के हैं, लेकिन सोचने में, किसी भी तरीके की एबिलिटीज़ में या फिर किसी और चीज़ में हम किसी दूसरे की तरह हो नहीं सकते। वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होता है, यहाँ तक कि हम हमारे माँ बाप तक से डिफरेंट होते हैं, मतलब उनसे भी हम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मैच खाते। तो यही जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना भैया, बीएड के अकॉर्डिंग या फिर जितने भी पेडागोलॉजिस्ट हैं ना उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कराने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाएंगे वो डिफरेंसेस क्लासरूम में अच्छे माने जाते हैं, उनको बुरा नहीं माना जाता है। सही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है ना। ये भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, हो सकता है शारीरिक रूप में अलग हो सकता है मानसिक रूप में अलग हो सकता है एबिलिटीज़ के रूप में अलग हो, सही है, स्मृति का क्षेत्र हो या फिर विचार करने की योग्यता हो, इनमें भी अलग अलग हो सकते हैं, सही है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में, व्यक्तित्व में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नताओं के नाम से जानते हैं। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन आ गई इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वही हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाई जाती हैं, यानी कि जो है इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाया जाता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है बेटा सीटेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम आते हैं, केवीएस आ गए या बाकी सारी चीज़ आ गई, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ना क्वेश्चन आते हैं कि भैया क्यों ये अच्छा है या बुरा है इंडिविजुअल डिफरेंस होना। तो अच्छी बात है ना, सब एक जैसे होंगे तो एक जैसे सिखाते रहोगे क्या, सही है। सब अलग अलग हैं तो अलग अलग संस्कृति से बच्चा जुड़ता है, सही है, अलग अलग थॉट्स प्रोसेस उसके डेवलप होते हैं, उसका जो विचार व्यक्ति है वो अलग अलग तरीके से आएगी। तो यहीं पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हुई है। जैसे अगर हम सिंपली यहाँ पर बात करें तो जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के 10 सदस्यों के रूप में भिन्नता या अंतर को भी व्यक्तिगत भेद के नाम से जानते हैं। सही है, तकनीकी भाषा में देखें तो व्यक्तिगत भेद मानसिक और शारीरिक रूप की जो विशेषताएं होती हैं ना उनके बीच का डिफरेंस, कि एक इंसान किसी दूसरे से शारीरिक रूप में कैसे अलग है, एक इंसान किसी दूसरे से मानसिक रूप में कैसे अलग है, वही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाई जाएगी। इसकी प्रकृति होती है, नेचर क्या होता है, सबसे पहला नेचर होता है विचनशीलता और प्रसामान्यता, वेरिएबिलिटी होती है और नॉर्मेलिटी होती है। भैया एक इंसान किसी दूसरे से गुण में भी भाव में भी अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व के किसी गुण अथवा लक्षण की दृष्टि से किसी समूह के व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। सही है, किसी भी ग्रुप में ले लो तो किसी भी ग्रुप में जो व्यक्तित्व होगा वो अपने गुण और अपने लक्षण के बेसिस पे भी अलग होता है ना। जैसे अगर हम आगे देखें कह रहे हैं दूसरे शब्दों में किसी लक्षण या योग्यताओं का विकास सभी व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है भाई, सबकी जो फीचर्स होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती हैं हर एक व्यक्ति की एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एबिलिटीज़ भी हर एक इंसान की अलग होती है, एक जैसी एबिलिटी नहीं होती। अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ तो हो सकता है तुम ड्राइंग में अच्छे हो सकता है कोई जो तीसरा बच्चा है वो जो है किसी उसकी अलग
को भी हो सकता है सिंगिंग में अच्छा हो, कोई जो है गिटार बजाने में अच्छा हो, कोई म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, भाई किसी को कुछ मॉडिफाई करने में मज़ा आता हो, कोई पोएट बहुत अच्छा है। तो हर एबिलिटीज़, हर इंसान के अंदर जो एबिलिटी होती है ना सेम नहीं होती बेटा, अलग होती है कहीं ना कहीं। बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल टैलेंट भी प्रेजेंट होता है, जिसको हिडन टैलेंट के नाम से जानते हैं। तो वो हर व्यक्ति का अपना खुद का होता है बेटा, कोई दूसरे से नहीं सीख सकता। मैं चाहूँ कि अगर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना सिखा दूँ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप नहीं पढ़ा पाओगे ना। आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसे मैं नहीं पढ़ा सकती, तरीका सबका अलग होगा पढ़ाने का, एग्जाम्पल देने का तरीका अलग होगा, टॉपिक्स अलग होंगे, हर चीज़ एक दूसरे से क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं देखी जाती। सही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है वेरिएबिलिटी के नाम से और नॉर्मलिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम देखें तो जैसे सिंपली अगर हम देखें तो असमान व्यक्तियों में विकसित होता है अस्तु मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ विचनशील होती हैं, है ना, वेरिएबल होती हैं जी। हमारी जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं या फिर शारीरिक स्थिति होती है हमारी, सही है। कह रहे हैं जैसे अगर हम बात करें, यदि व्यक्तियों का एक विशाल समूह लेकर किसी लक्षण पर मापा जाए तो ये देखने को मिलता है बेटा होगा कि समूह में लक्षण का वितरण प्रसामान्य होगा, नॉर्मल होगा, अर्थात उसकी आवृत्ति कर्व का स्वरूप कैसा होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हाई स्कूल कक्षा के एक विशाल समूह 5000 के बच्चे ले लिए, है ना, उनकी बुद्धि लब्धता ज्ञात करने के की जाए तो उसका वितरण कुछ इस तरीके से है ना, जड़ वाले, हीन वाले, औसत वाले, उत्कृष्ट वाले और प्रतिबिंब वाले। तो देखो औसत वाले सबसे ज़्यादा है, सही है। तो यही मेथड जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हो कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वेरिएबल होता है लेकिन नॉर्मल के साथ साथ, मतलब एक ग्राफ तो जाएगा लेकिन एक दूसरे से सब कैसे होंगे, अलग जैसे होंगे, कर्व बनेगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्या होती है, डिफरेंशियल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। सबके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का जो सेकंड प्रकृति होती है वो ये होती है, नेचर इसका ये होता है कि ये सब में जो ग्रोथ होगा ना, जो ग्रोथ का रेट होगा और जो लर्निंग का रेट होगा वो एक जैसा नहीं होगा। और कॉमन सेंस की बात है, आप में से भी अगर मान लो 5 लोग डाइट की क्लास ले रहे हो तो आप 5 में से हो सकता है कि 3 लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएँ, हो सकता है 2 लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाए, हो सकता है कि एक इंसान ऐसा हो जो 5-5 बार वीडियो देखने के बाद भी ना समझे, सही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रोथ, जो रेट है आपकी लर्निंग का, जो अधिगम प्राप्त करने की जो आपकी प्रक्रिया है, वो सब में एक जैसे समान नहीं है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो ग्रोथ की डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग होती है। हो सकता है कोई इंसान की हाइट बहुत जल्दी बढ़ गई, किसी की हाइट बहुत जल्दी नहीं बढ़ी, कोई जल्दी मैच्योर हो गया, कोई बहुत देर में मैच्योर होता है, कोई 20 साल का हो जाता है तो भी उसके अंदर वो वाली हरकतें नहीं आती जो एक अडल्ट में आनी चाहिए, सही है। तो ये चीज़ होती है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर ये आता है, ये भी उसकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स, सही है। लक्षणों में ना अंतर संबंध होते हैं, एक लक्षण किसी दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे लेकिन एक लक्षण की वजह से आपका दूसरा लक्षण प्रभाव कर रहा होगा, सही, प्रभाव डाल रहा होगा कहीं ना कहीं। आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, आपका जो गुण है, आपके जो लक्षण है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, रिलेट करते हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बालक की धारणा की कक्षा के साथ ही उसे हीन समझते हैं, उसकी रुचि, उपलब्धि, क्रियाकलाप, उसके व्यक्तित्व, उसकी बौद्धिकता तथा उसके शारीरिक दशाओं को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि कोई इंसान जो है हीन है, अच्छा नहीं है, एवरेज लेवल पर है, सही है, उसका IQ लेवल एवरेज है, तो उसको ना जज करने लग जाते हैं उसी के तरीके से, उसके सारे लक्षणों को जज कर देंगे, शारीरिक क्रियाओं को भी जज कर देंगे जी, उसकी बुद्धि मदता को भी जज कर देंगे कि उनका इंटेलिजेंस पावर कैसा कैसा नहीं है। तो एक दूसरे से रिलेट करती हैं सारी के सारे ट्रेड्स जो होती हैं। अगर एक ट्रेड खराब है तो वो दूसरी ट्रेड को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा होगा, यानी कि प्रभाव डाल रहा होगा। जो चौथा फैक्टर होता है बेटा वो होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर का। ये तो हमें पता ही है कि अगर हमारे 10,000 लोग बैठे हुए ना तो 10,000 लोगों के अंदर अलग तरीके का DNA होगा, क्योंकि सबका DNA अलग होता है, सबके अंदर हेरिडेटिकल कैरेक्टर अलग होंगे, अपने खानदान के होंगे ना, अपने तरीके की चीज़ों के होंगे, वो किसी दूसरे सियासतों को लेकर आए होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे। तो ये सब में क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं तो अलग अलग पाए जाते हैं, सबका एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है, इसलिए सबके अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट होते हैं। अब बात करें फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी कि कितने तरीके की भिन्नताएं हो सकती हैं। सबसे पहला फिजिकल डिफरेंस हो सकता है, सिंपल सी बात है भाई, कोई मोटा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, सही है। मेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा है, कोई सामान्य बच्चा है, कोई हो सकता है बिल्कुल हीन बच्चा है जिसको कुछ भी समझ नहीं आता। इमोशनल डिफरेंस हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कोई अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है, कोई रोने वाला बहुत ज़्यादा होता है, कोई चिढ़ने वाला बहुत ज़्यादा होता है, सही है। एटीट्यूड और इंटरेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं, सही है। हम एक दूसरे से, इवन 5 फ्रेंड है तो 5 फ्रेंडों का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, कोई एक जैसा इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे नॉवल पढ़ना पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं दुनिया नॉवल पढ़ना ही पसंद करती है, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं, सही है।
लर्निंग में डिफरेंस होगा जी उनका। सही है, सीखने की जो इच्छा होती है बच्चों के अंदर वो भी क्या होती है, सब में अलग अलग पाई जाती है ना। स्पेशल एबिलिटीज़ भी अलग अलग होंगी, जैसे कुछ जो है हिंदी के साथ संस्कृत को सीखना पसंद करते हैं। सही है, कुछ जो है सामाजिक विज्ञान को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ गणित को पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ की ना एक पर्टिकुलर एबिलिटीज़ होती है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में ना वो इंसान बहुत अच्छा होता है। सही है, कैरेक्टर में भी डिफरेंस हो सकता है, चरित्र भी अलग अलग होता है। हर किसी का कैरेक्टर किसी दूसरे से अलग होगा, सेम नहीं होगा। कोई लॉयल हो सकता है, कोई ऑनेस्ट हो सकता है। सही है, कोई जो है आपका डबल फेस पर्सन हो सकता है, कोई सेल्फिश हो सकता है। हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा ये, है ना, तो किस बेसिस पे यूज़ करते हैं हमें दिखता है ना उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ ऐसा। और ये जो व्यवहार होते हैं वो हर किसी का अलग अलग होता है। पर्सनैलिटी भी अलग होती है, एक जैसी पर्सनैलिटी के लोग नहीं मिलते बेटा, है ना। चेहरे के तो एक जैसे मिल जाएंगे, ट्विंस हैं तो एक जैसे चेहरे के ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। उनका कैरेक्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उनका इंटरेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। एबिलिटीज़ भी क्या होंगी उनकी, डिफरेंट होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं सेम होते हुए भी, शक्ल सूरत में सेम होने के बावजूद भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। कल्चरल और जोग्राफिकल वेरिएशंस होती हैं। सही है, अगर मुस्लिम भी है, मैं ये मान के चलूँ कि अगर हिंदू भी लोग हैं तो हिंदू समाज में भी बहुत तरीके के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। हर एक परिवार का जो कल्चर, जो संस्कृति होती है दूसरों से अलग होती है। रूल्स को तो एक जैसा फॉलो करेंगे, सही है, रिचुअल्स को तो एक जैसा फॉलो करेंगे, लेकिन जो तरीका होगा ना फॉलो करने का वो सबका अलग अलग होगा। सही है, मोटर एबिलिटीज़ में अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जल्दी काम कर लेते हैं, कुछ लोग काम नहीं कर पाते। कुछ को जो है कार्य करने से डर नहीं लगता, कुछ जो है उनसे काम ही करवाते चले जाओ, उनको खाली बैठना पसंद नहीं होता। सही है, अभिप्रेरणाओं में भी भेद होता है। अभिरुचि यानी कि मोटिवेशनल पावर भी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। कुछ अपने आप ही खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ को मोटिवेशन देना पड़ता है। सही है, कुछ को मोटिवेशन देने के बाद भी उन लोगों से कुछ काम नहीं होते, कार्य नहीं होते। इसी तरीके से समायोजन में भी भेद होता है। भाई कुछ लोग जो है, अगर मान लो पूरी क्लास को मैं एक कंसेप्ट समझा रही हूँ, तो पूरी क्लास में से बहुत कम बच्चे होंगे जो उस कंसेप्ट को डिफरेंट कंडीशंस में रखने के बावजूद डिफरेंट सिचुएशंस में भी रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज रिलेट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते। समायोजन का मतलब क्या होता है, आपने अलग अलग कुछ सीखा उन सबको साथ में मिला और कहीं किसी जगह पर यूज़ करो। तो ऐसा सबके अंदर नहीं होता। सही है, सेक्स डिफरेंसेस आप जानते हो, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लड़का और लड़की। सही है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। सही है, एक ही व्यक्ति में अलग अलग तरीके की भिन्नताएं पाई जाती हैं। सही है, जैसे सभी जो विद्यार्थी हैं, सभी अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या सभी लर्नर्स की बात करें, तो मैं बोलूँगा सब 80% नंबर ले आएंगे, नहीं ला सकते बेटा। सही है, और ये लर्निंग का दोबारा से देखो रिपीट हो गया। पहले भी था डिफरेंस इन लर्निंग, अब दोबारा आ गया। सही है, डिफरेंस इन अचीवमेंट में भी अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये आपके 18 दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में से इसमें से केवल 10 या 12 को याद कर लेना। एक्चुअल में 10 और 12 ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। सेम को रिपीट किया गया है, ठीक है जी। और स्वभाव में भी भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। स्वभाव में भिन्नता का मतलब क्या होता है, स्वभाव भी हम एक तरीके का व्यवहार ही बोल सकते हैं। सही है, इस तरीके की चीज़ होती है, हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है बेटा वो ये, संज्ञान में व्यक्तिगत और सामाजिक संस्कृति भिन्नताओं का प्रभाव क्या होता है। सही है, कैसे होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी अधिगम के प्रति आप कितना कुछ चीज़ों को सीख पा रहे हो, आपका संज्ञानात्मक विकास कितना हो रहा है ना, आपकी समझ, चिंतन, परसेप्शन, सही है, सोचना, थॉट्स डेवलप करना, कंसेप्ट्स को डेवलप करना, इन पर संस्कृति और सामाजिक चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, बहुत प्रभाव पड़ता है। सही है, जैसे अगर हम बात करें पियाजे, वायोस्की और चॉम्स्की। सही है, चॉम्स्की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इनका रोल प्ले है, मतलब भाषा विकास में उन्होंने अपनी जो है कहानी दी है। ये सब संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। और गेस्टाल्ट जो हैं वो अंतर्दृष्टि जो है सिद्धांत, और टैलमैन जो है उनका चिन्ह जो है अधिगम सिद्धांत को सीखने के ज्ञानात्मक सिद्धांतों में अत्यंत विकसित है। सही है, टॉलमैन का विश्वास है कि लक्ष्य को जाने वाले मार्ग को ही सीखा जा सकता है। सही है जी, कोई भी अगर हमें अपनी ज़िंदगी में अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो केवल किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटिव होता है। उसी मोटिव के थ्रू ही हम अपने संज्ञानात्मक विकास का जो है कर सकते हैं। और संज्ञान एक तरीके की मानसिक प्रक्रिया है, दिमाग रूपी प्रक्रिया है। सही है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बेटा हमारा, वो दिमाग से होता है, दिमाग की चीज़ों से होता है। तो दिमाग की चीज़ों में बेटा हमारी सामाजिक संस्कृति तो इफेक्ट डालती है। अब मान लो किसी की संस्कृति ऐसी है कि वहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस नहीं हैं, एक ही अप्रोच, गणित पढ़ाना है, तो बच्चे का विकास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। उसकी क्रिया वाली जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी है ना उसकी, वो स्टॉप हो जाएंगी, बंद जाएंगी एक जगह पर, और हम ऐसी चीज़ों को बांधना नहीं चाहते। तो इस तरीके से सामाजिक और ये सारी चीज़ें भी हमारे डेवलपमेंट में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो हम बहुत बार पढ़कर आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सोशो कल्चरल अप्रोच क्या होती है। तो वायोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संस्कृति उपागम का विकास किया। अगर हम बात करें, सही है, सोशो कल्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है, समाज और संस्कृति दोनों साथ में चलते हैं, इनका विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायोस्की के सिद्धांत मूल रूप से सामाजिक अंतर्क्रिया के ऊपर होते हैं। मतलब वायोस्की ये मानते हैं कि इंसान जितनी भी चीज़ों को करता है ना, वो उसकी अपनी इन्नेट एबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर। इन्नेट एबिलिटीज़ का मतलब होता है हमारी अंतर्क्रियाएँ। हम अंदरूनी भी तो भैया कुछ ना कुछ करते ही होंगे, हमारे अंदर अंदरूनी रूप से भी तो कुछ जानने की इच्छा होती होगी। हमारे अंदर अंदरूनी रूप से हम कितनी चीज़ों को कर पा रहे हैं, कौन कौन सी भूमिकाओं को ले पा रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, इन्नेट एबिलिटीज़ यानी कि अंतर्क्रियाएँ कहलाई जाती हैं। ये वायोस्की का मानना था।
सही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है कह रहे हैं अंतरक्रिया के संज्ञान के विकास पर प्रभाव बल डालती हैं, उसे अर्थ जानने की प्रक्रिया में समुदाय की केंद्रीय भूमिका पर विकास किया जाना चाहिए, है ना। कह रहे हैं उसके अनुसार बच्चों का विकास उनके अधिगम से पहले होना चाहिए। मतलब अगर हम करिकुलम पर लेकर आ रहे हैं ना, बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। और ऐसा होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं जो है अपने समाज से, अपनी संस्कृति से ही चीज़ें सीख कर आ रहा होता है। सही है। पूजा कैसे करनी है, खड़ा कैसे होना है, मैनर्स क्या होने चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, सब बच्चा अपना कहाँ से सीखता है, ये सब सीखता है वो जो है अपना जो है घर परिवार से ही, सही, अपनी फैमिली से। इसलिए तो हम बोलते हैं कि फैमिली क्या है, हमारा पहला एजेंट है ना। सही है। हमारे सोशलाइजेशन कराने के लिए, यानी कि हमारा समाजीकरण अगर कराना है, हम मेम्बर समाज से जोड़ना है, तो पहले हमारी फैमिली में जोड़ेगी, कुछ ना कुछ पहले फैमिली सिखाती है, उसके बाद नेबर सिखाते हैं, उसके बाद हमारा स्कूल होता है। सही है जी। ये सब प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं, स्कूल सेकेंडरी में आता है। सही है। ये वाली चीज़ें हैं। इफेक्ट ऑफ कल्चर, कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पियाजे की भांति वायोस्की ने भी कहा कि शिशु मूल सामग्री भौतिक विकास के लिए योग्यताओं के साथ पैदा होता है ना। बच्चे के अंदर खुद की अपनी खुद एबिलिटीज़ होती हैं जब वो बोर्न होता है, लेकिन कल्चर का कहीं ना कहीं उन पर जो है इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, उनके अटेंशन पर, उनके सेंसेशन पर। सही है। ध्यान, संवेदना, इन चीज़ों पर असर पड़ता है, परसेप्शन पर असर पड़ता है, और उनके मेमोरी पर भी असर पड़ता है कल्चर का। सही है। जिस कल्चर से बड़े हो रहे होंगे, जिस संस्कृति में वो रहे होंगे, उसी तरीके का उनका एक सोच होगी, एक वैल्यू होगी जो उनके अंदर विकसित होती है बचपन से। इन वाली चीज़ों को बेटा कंप्लीटली हम जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। सही है जी। ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, ये पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, होते किस वजह से, ये भी पूछ सकते हैं। तत्व कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का स्कूल में क्या रोल है। तो अच्छा रोल होता है बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस जितने ज़्यादा होंगे ना, पढ़ाई उतनी ज़्यादा होगी, बच्चे को उतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा। अलग अलग बच्चों की वजह से अलग अलग सोच होंगी, और अलग अलग विचारों के बारे में बच्चे को पता लग पाएगा। तो इतना बेटा कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना मुझे, और डाउट पूछ लिया अगर बेटा, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आपको।